हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा। मैं उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बिकॉज ये सारे चैप्टर्स जो है कनेक्टेड हैं, तो हर एक चीज जो है कनेक्टेड आपको पहले पढ़ना पड़ेगा उन दो चैप्टर्स को। ठीक है। और जो नेशनल इनकम है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है हमारी बोर्ड्स के लिए, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नेशनल इनकम जो है सम टोटल है फैक्टर इनकम्स का, जो कि अर्न करी जाती है एक नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा उस कंट्री में। ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में जो वो अर्न करता है उस कंट्री में। ठीक है, जो फैक्टर्स इनकम वो अर्न करता है उनका टोटल, उसे नेशनल इनकम कहते हैं। ओके, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? आपका जो ईयर स्टार्ट होता है अकाउंटिंग ईयर, वो होता है आपका 1 अप्रैल से, ठीक है, 31 मार्च तक होता है। इसको हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। ठीक है, इसमें अब एक टर्म आई थी फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स क्या होता है? पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स टू द हाउस होल्ड्स। ठीक है, जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है यानी कि जो फर्म है वो जो पेमेंट्स करती है हाउस होल्ड्स को। ठीक है, क्यों करती है? क्योंकि हाउस होल्ड्स जो होते हैं वो ओनर होते हैं एफओपी के। ठीक है, एफओपी क्या होता है? जैसे कि आपका लैंड हो गया, आपका लेबर हो गया। ठीक है, ये सब एफओपी का होता है। तो एफओपी का रिवॉर्ड देती है प्रोड्यूसिंग यूनिट, ठीक है, हाउस होल्ड्स को। उनकी जो पेमेंट्स करती है उसको हम फैक्टर इनकम्स कहते हैं। फैक्टर इनकम्स 4 होती हैं। ठीक है, पहली होती है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो कि हाउस होल्ड रिसीव करते हैं, यानी कि हम बोलूं सैलरी एक तरह से। ये लेबर का हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, जो लेबर के बदले में हाउस होल्ड्स को मिलता है, ठीक है, लेबर प्रोवाइड करने की वजह से, उसे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहते हैं। ठीक है, सैलरी हो गया। ठीक है, सेकंड आता है आपका रेंट। ठीक है, रेंट किसके लिए मिलता है? लैंड के लिए। ठीक है, ये लैंड के लिए मिल रहा है। अगर आपने अपनी कोई लैंड दी है लीज पे, उसके लिए ये मिल रहा है तो उसे रेंट कहेंगे। ठीक है, ये भी है फैक्टर इनकम है आपका। ठीक है, ये भी प्रोड्यूसिंग ये भी जो है रिसीव करता है हाउस होल्ड प्रोड्यूसिंग यूनिट से। थर्ड आता है इंटरेस्ट। ठीक है, इसको भी हाउस होल्ड रिसीव करता है प्रोड्यूसिंग यूनिट से। ठीक है, उसके कैपिटल के लिए। ठीक है, उसके कैपिटल के लिए जो है रिसीव करता है। प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिलता है। ठीक है, ये भी हाउस होल्ड ही रिसीव करता है आपकी प्रोड्यूसिंग यूनिट से। अब यहाँ पे आ जाता है फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम्स। ठीक है, फैक्टर इनकम्स जो है डिफरेंट होती हैं ट्रांसफर इनकम से। क्यों? फैक्टर इनकम्स जो होती हैं, जैसे कि आपका सैलरी हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इसके सैलरी अगर आ रही तो यहाँ पे फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, और यहाँ पे नहीं हो रहा है। जैसे मैं बोल दूं पॉकेट मनी। ठीक है, पॉकेट मनी हो गया, आपके मम्मी पापा जो आपको देते हैं, फिर कोई गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स हो गया। ठीक है, ये वो इनकम होती है जिसकी वजह से जो जब ये वाली इनकम जब जनरेट होती है, इसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज में फ्लो होता है। और ये वाली इनकम जब जनरेट होती है, यहाँ पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज में फ्लो नहीं होता है, वन साइडेड इनकम होती है। ओके, अब आपका फैक्टर इनकम के साथ साथ एक और टर्म आता है, वो होता है नॉर्मल रेसिडेंस। ठीक है, कोई भी एक इंडिविजुअल जो कि किसी कंट्री में रहता है, रिसाइड करता है, ठीक है, 1 साल से ज्यादा। ठीक है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाया करता है, सेम कंट्री में, उसे हम नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हैं वो एक्सेप्शंस हैं। पहला होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स, और दूसरा होते हैं पेशेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स और पेशेंट्स को जो है हम इसमें काउंट नहीं करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट में, बिकॉज वो 1 साल से ज्यादा भी वहां रहते हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वही लाया करता है, बट हम उन्हें नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, अब आपके बुक के जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ टॉपिक जो हैं
वो मैंने एक साथ कराया, डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, अब यहाँ पे आपका आता है कन्वर्जन आता है बेसिकली आपका, ठीक है। यहाँ पे अब नेशनल से आपको अगर नेशनल है आपको, अगर आपको नेशनल में आना है डोमेस्टिक से, तो आपको NFIA प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूले आगे आपके बनेंगे 4th चैप्टर में, जो यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर जो आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद हमेशा रखना, ठीक है। नेशनल से अगर आप मतलब आई एम सॉरी डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल में जाना है तो आपको NFIA प्लस करना पड़ेगा, या फिर मैं बोलूँ अगर आपको नेशनल निकालना है डोमेस्टिक में आपको NFIA प्लस करना पड़ेगा, और अगर आपको डोमेस्टिक निकालना है तो आपको नेशनल में से NFIA माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी NFIA क्या है, ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अगर आप नेशनल की बात करते हो, यानी कि आप पूरा इंटरनेशनल के बेसिस बात कर रहे हो, तो आपका जो बाहर से पेमेंट आ रहा है वो प्लस होगा। बट डोमेस्टिक, आप डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बात कर रहे हो अपनी, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन मैंने आगे दी है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बात कर रहे हो आप अपनी, तो इसमें क्या है, बाहर का जो पेमेंट आ रहा है वो नहीं आएगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे आता है MP। MP क्या होता है, मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से, FC है आपका फैक्टर कॉस्ट, ओके। अगर आपको मार्केट प्राइस, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आना है तो आपको NIT प्लस करना होगा, ओके। और अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो आपको NIT माइनस करना होगा। NIT है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। अगर आप मार्केट प्राइस की बात करते हो तो आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो ऐड होता है, जैसे कि आप नॉर्मल गुड्स की बात करते हो, ठीक है, GST वगैरह। अब फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे तो आपका जो टैक्स है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ओके। अब इसमें आपका लास्ट आ जाता है ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपको ग्रॉस निकालना है तो आप, और नेट है साइड में, ठीक है, तो आपको ग्रॉस निकालना है तो आपको नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करना होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी इसे कैसे करते हैं, अभी फिलहाल के लिए याद रखना बस, ठीक है। और अगर आपको नेट निकालना है तो आपको ग्रॉस में डेप्रिसिएशन प्लस करना होगा, ओके। अब ये सारी चीजें जो हैं, एक बार हम NFIA, NIT और डेप्रिसिएशन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ डिटेल में, उसके बाद फॉर्मूले बनाना देख लेंगे एक बार, ओके। अब पहला आपका आता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर मैं बोलूं ROW, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैं बोलूं फैक्टर इनकम रिसीव्ड एंड फैक्टर इनकम पेड, ठीक है। अब माइनस किया है हमने, ठीक है। यहाँ पे देखा जाएगा कि हमारे पास प्लस में कितना आया है, फिर माइनस में कितना आया है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम अपने नेट फैक्टर इनकम जो NFIA उसकी वैल्यू वहां पे क्वेश्चन में रखते हैं, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं, हमेशा याद रखना है इसको रिसीव्ड में से पेड को माइनस किया जाता है, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं NFIA के, तो वो 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि सैलरी जो बाहर से आती है, ठीक है। अब रिसीव्ड माइनस पेड करेंगे, क्या पता आपको दोनों देगा, तो आपको रिसीव्ड माइनस पेड करना पड़ेगा, ठीक है। अब कंपोनेंट्स यहाँ पर क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि हो सकता है आपको NFIA डायरेक्ट ना दिया हो सकता है आपको ऐसे भी ना दिया हो कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मे भी आपको कंपोनेंट्स में से दे दे, तो आपको जो है रिसीव्ड माइनस पेड करके, फिर अगर आपको नेट दिया हुआ है तो आपको रिसीव्ड माइनस पेड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज नेट शो कर रहा है कि इसमें प्लस माइनस ऑलरेडी पहले ही हो चुके हैं, तो जो वैल्यू है उनको ऐड करके आपको क्वेश्चन में लिखना होता है, ओके। अब सेकंड है नेट रिटेन्ड अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि प्रॉफिट जो आपको मिला है, ठीक है, प्रॉफिट जो आपको मिला है अब्रॉड से, उसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। इसमें भी रिसीव्ड माइनस पेड होता है सेम, बट अगर नेट है तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है। थर्ड है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ओके। अब नेट वाली मैंने बात कही कि नेट जब होता है तो हम कुछ भी ऐसा प्लस माइनस नहीं करते, बिकॉज नेट इज शोइंग कि वो ऑलरेडी जो है पूरा है,
उसमें जो भी जरूरत थी प्लस माइनस की वो होकर आए, सेम यहाँ पे होता है। अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है तो हम अपना प्लस माइनस का जो है सिस्टम देखेंगे, पर अगर नेट फैक्टर इनकम दे रखा है तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है साइंस का, ठीक है, जो आपको साइन लगाने होते हैं प्लस माइनस के, कैसे आपका जो है आएगा, आपको कौन सी वैल्यू रखनी है, ठीक है, सब देख लेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में, फोर्थ वाले में, क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे आ जाता है आपका एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब ये आपको डायरेक्ट दिया जा सकता है या फिर नहीं भी दिया जा सकता, दो फॉर्म्स में दिया जाएगा, आईटी, ठीक है, या फिर आईटी एंड सब्सिडी। हो सकता है आपको सब्सिडी ना दिया जाए तो सब्सिडी की जगह आपको 0 रखना है, हो सकता है आपको आईटी ना दिया जाए तो उसकी जगह 0 रखना है। आईटी के यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एनआईटी इज इक्वल्स टू आईटी प्लस आईटी माइनस सब्सिडी। आपको इनडायरेक्ट टैक्स में से हमेशा सब्सिडी माइनस करना होता है, तब आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता है। अब मैं आपको बता दूं इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल, जैसे आपके एक्सरसाइज टैक्स हो गया, फिर बोला एक्सरसाइज ड्यूटी हो गई, सेल्स टैक्स, वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स, और मोस्टली आपने सुना ही होगा, मोस्टली सुना क्या होगा, चल रहा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, अब आपकी लास्ट जो है वो आ जाती है टर्म डेप्रीसिएशन, ठीक है, इसके बारे में अब लास्ट आपकी टर्म आती है एनआईटी के बाद डेप्रीसिएशन, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ आपको पिछले वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, ठीक है। मैंने फिर से बोल देती हूँ, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वीडियो की। ओके, अब मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ इसमें, डेप्रीसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। डेप्रीसिएशन क्या है, जो आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो लॉस आता है ना, उसे डेप्रीसिएशन कहते हैं, ठीक है। और वो कैसे भी आ सकता है, 3 तरीके से आ सकता है, एसेट इन यूज ऑन अकाउंट ऑफ, पहला नॉर्मल वियर एंड टियर, आप नॉर्मली से यूज करते हो, दूसरा एक्सीडेंटल डैमेज, ठीक है, उसमें कोई डैमेज आ जाता है तो, थर्ड होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है, जब आपके फिक्स्ड एसेट में फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो लॉस होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के चेंज की वजह से या फिर डिमांड के चेंज की वजह से, उसको हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहते हैं। इसको भी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है पिछले वाले चैप्टर में। ओके, तो आप उन वीडियोस को जरूर से देख लें, ठीक है। डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब आप जो आगे वाले चैप्टर फोर्थ चैप्टर जो आएगा, उसमें आपको काफी सारी चीजें जो है डायरेक्ट नहीं दी जाएंगी, इनडायरेक्ट भी उन्हें दिया जाएगा, तो आपको डेप्रीसिएशन जो है उसको कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अभी मैंने यहाँ पर 2 डेफिनेशंस लिखी हैं, ठीक है। पहला इसे देख लेते हैं, इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट विच इंक्लूड्स पॉलिटिकल बाउंड्री, एयर बाउंड्री एंड लैंड बाउंड्री ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो कि अपने अंदर पॉलिटिकल बाउंड्रीज, एयर बाउंड्रीज, लैंड बाउंड्रीज को इंक्लूड करता है, ठीक है, कंट्री की। अब मैंने इसमें बहुत सारी चीजें नहीं बताई हैं क्योंकि वो हमारे बुक में डेफिनेशन में नहीं बताया, वो अलग से बताया, ठीक है। अब जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें इंडियन एम्बेसीज भी आती हैं, ठीक है, क्योंकि इंडियन एम्बेसीज जो है इंडिया की हैं, फर्क नहीं पड़ता वो बाहर है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड इन अब्रॉड, बिकॉज दीज आर अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक, फिर मैं बोलूं इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। वो इंडिया के लिए कब आ रही है, वो एनएफआई हो जाएगा हमारा, ठीक है। जो वो है, हम एनएफआई रिसीव्ड करते हैं अब्रॉड से, ठीक है, वो हमें इंडियन एम्बेसी से ही मिलता है, ठीक है। तो इंडियन एम्बेसीज हमेशा आएंगी, याद रखना। आगे क्वेश्चंस भी आता है आपके लिए, 3-3 नंबर में क्वेश्चंस आएंगे, इंक्लूडिंग एंड नॉट इंक्लूडिंग, तो वो चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। इंडियन एम्बेसीज का बहुत बार इस्तेमाल होता है, इंडियन एम्बेसीज का बहुत बार इस्तेमाल होता है, उस एम्बेसीज के वर्ड का, ठीक है, वो बहुत ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है एक्सक्लूडिंग फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। अब हम क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी में फॉरेन एम्बेसीज को इंक्लूड नहीं करेंगे जो कि इंडिया में लोकेट करती हैं, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, माना वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आ रही हैं, बट वो फॉरेन एम्बेसीज हैं,
वो इंडिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी दूसरी डेफिनेशन दी है मैंने, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्री। ओके, इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसके अंदर पर्सन गुड्स और कैपिटल को सर्कुलेट मतलब फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मैं इतनी देर से डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम बोले जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज कहाँ होगा? तो अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब यहाँ पे इनकम ही है। ठीक है, इनकम ही है, आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट से बहुत ही ज्यादा। ठीक है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, इसलिए मैंने नॉर्मली एक लाइन लिखी है ताकि आपको याद रहे कि इनकम एंड प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। ठीक है, अब मैंने आप सोच रहे होंगे यहाँ पे डिफरेंस करके नहीं, डिफरेंस करके नहीं लिखा है, यहाँ पे आपका मार्केट प्राइस वाले लिखे हैं और यहाँ पे आपके फैक्टर कॉस्ट वाले लिखे हैं। मैंने अपनी मर्जी से लिखा है आपको समझाने के लिए, आपको बहुत इजीली जो है याद हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि GDP-MP। ठीक है, समझ जाना, मैं फुल फॉर्म एक साथ आपको बताती चलूंगी, बट आपको हमेशा ऐसे ही यूज करना होगा, आपको बार बार आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन में भी अगर आपको दिया जाता है तो नॉर्मली आपको शॉर्ट फॉर्म ही दी जाती है कि क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद बोला जाएगा फाइंड GDP-MP। ठीक है, या फिर फाइंड NNP-MP, फाइंड NNP-FC, लाइक दैट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ सम ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during an accounting year। ठीक है, ये क्या है? मार्केट प्राइस, सम ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, जो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं अकाउंटिंग ईयर में, उनका जो मार्केट प्राइस है उसका सम। ओके, इसको हम GDP-MP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है NDP-MP। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सेम आपको पहले यही वाली लिखनी है, इट्स से लेके अकाउंटिंग ईयर तक सेम लिखनी है, फिर उसको आगे कंटिन्यू करना है एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन कैसे है मैं बता देती हूँ। ठीक है, आपका यहाँ पे मैंने बोला आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाली जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे सेम कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, NDP-MP की डेफिनेशन में लिख रही हूँ मैं बेसिकली से, तो मैं NDP-MP को आगे लिखूंगी बिकॉज मुझे उसे निकालना है। ठीक है, मुझे इसे निकालना है इसलिए मैंने इसे लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है। ठीक है, किस में से निकाल रही हूँ? GDP-MP में से, GDP-MP में से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि MP का कॉन्सेप्ट भी आपका आ रहा है, नेट कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें अपने फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको नहीं याद तो आप पीछे जाकर लिख लो कहीं। ठीक है, तो NDP-MP इज इक्वल टू GDP-MP, यानी कि यहाँ पर नेट आ रहा है, तो अब नेट के साथ हमारा क्या आ रहा था, हमें डेप्रीसिएशन माइनस करना था। ठीक है, जब आपका नेट आ रहा था तो आपको डेप्रीसिएशन माइनस करना था। ये देखो, जब आपको नेट में आना है तो आपको ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस करना था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे नेट है और यहाँ पे आपका ग्रॉस है, इसलिए हमने डेप्रीसिएशन माइनस किया। अब डी भी यहाँ पे भी डी है और यहाँ पे भी डी है, मतलब कुछ कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों जगह पे सेम ही है। DP और ये आपका MP मार्केट प्राइस सेम है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर आपका सिर्फ N का चेंज था। ठीक है, N और G में आपको निकालना था, नेट और ग्रॉस में देखना था। ठीक है, इसलिए सिर्फ डेप्रीसिएशन का चेंज आया है। ओके, अब नेक्स्ट आपकी आती है GNP-MP, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, NDP की फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, नेट
यानी कि ग्रॉस नेट। डोमेस्टिक सेम था, प्रोडक्ट सेम था, मार्केट प्राइस भी आपका सेम है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ नेट के लिए चेंज आया है। ठीक है, याद रखना जो पहले आप किसी में भी आया है, अगर आपका पहले एन आ रहा है मतलब उसका नेट है, और अगर बीच में कोई एन आ रहा है यानी कि उसका मतलब नेशनल है। ठीक है, अब आता है आपका GNPMP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमें इसे निकालना है, किस में से निकालना है? यहाँ पे जो आपकी डेफिनेशन है वो हर एक इन तीनों में सेम चलेगी, GDP-MP वाली। ठीक है, GDP-MP वाली ही डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी है हर एक में, मतलब FC वालों में नहीं, मार्केट प्राइस वालों में। ठीक है, GDP-MP की डेफिनेशन के साथ चलेंगे। तो हम GNPMP निकालना है, फिर से मैंने डेफिनेशन GDP-MP की लिखवाई है, तो हम यहाँ पे GDP-MP लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रॉस दोनों हमारे सेम है, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है नेशनल का। यहाँ पे नेशनल है और यहाँ पे डोमेस्टिक है। मैंने आपको बताया था नेशनल यानी कि पूरे नेशन के बेसिस पे बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, बाहर का जो पैसा आएगा उसको इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग NFI हो जाएगा। ठीक है, नेशनल आया है, ठीक है, इसलिए हमने NFI को ऐड किया है। ऐसे ही आप सारे को जो है एक बार करके देख लीजिएगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से बनती है, बहुत डिफरेंट तरीके से। ठीक है, हम FC को MP में भी, FC से MP में आ सकते हैं, फिर MP से FC में जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको याद रहना चाहिए हर एक कि आपने किसको किस में चेंज करना है, मतलब किस किस यूज से आप उसको चेंज कर पाओगे। ठीक है, फोर्थ आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, फुल फॉर्म भी नहीं भूलनी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन सेम GDP-MP वाली आ जाएगी। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपका NNPFC, फिर मेरे को GDP-MP ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि मैंने इससे ही अपने सारे फॉर्मूले बनाए हैं, मतलब अपनी डेफिनेशन सारी इसी की लिखी है, तो मेरे को यही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे नेट है, यहाँ पे ग्रॉस है, तो आपका डेप्रिसिएशन जो है माइनस होगा, और यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे डोमेस्टिक आ रहा है, तो आपका NFI प्लस हो गया। ठीक है, अब देखेंगे कोई और डिफरेंस है? नहीं, अब कोई और डिफरेंस नहीं है, सारी सेम है बाकी की। ठीक है, आपको इन दोनों में जो है डिफरेंस करके देखना है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट, जो हमारे FC वाले आते हैं। ठीक है, वो है फिफ्थ आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDPFC। ठीक है, इट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स। ठीक है, फैक्टर इनकम्स कैसे, मैंने बताया था पहले भी आपको, COE यानी कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मैं बोलूँ तो वेजेस, सैलरी। ठीक है, रेंट जो आपको लैंड के लिए मिल रहा था, इंटरेस्ट जो आपको आपके कैपिटल के लिए मिल रहा था, और प्रॉफिट मिल रहा था आपको आपकी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है, तो वही जो है ना फैक्टर इनकम्स थी। ठीक है, अब सम ऑफ द फैक्टर इनकम्स, सारी फैक्टर इनकम्स का सम, जिनको एक साल में यानी कि 1 अकाउंटिंग ईयर में, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो है प्रोड्यूस किया गया, उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किया गया है एक साल में। ठीक है, उसको सम करेंगे हम सारी फैक्टर इनकम्स का, तो उसे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, यानी कि NDPFC। ओके, अब बाकी के जो FC वाले हैं उसमें हम NDPFC के डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, याद रखना, पहले वाले में मैंने जो है आपका GDP-MP का इस्तेमाल किया था हर एक को बनाने के लिए। ठीक है, और इसमें NDPFC का इस्तेमाल किया है बाकी सबको बनाने के लिए। ठीक है, तो भूलना मत है गाइस प्लीज, बहुत डिफिकल्ट होता है ये। सिक्स्थ आपका आता है GDPFC यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब मैंने इसमें आपको बोला हम इसको NDP के डेफिनेशन से करेंगे, यानी कि NDP लेना है यहाँ पे। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो अब यहाँ पे ग्रॉस है और यहाँ पे नेट है, यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे भी डोमेस्टिक है, यहाँ पे भी डोमेस्टिक है, बाकी आगे का पूरा सेम है, इसलिए सिर्फ हमने ग्रॉस को चेंज किया है। आई मीन ग्रॉस में आने के लिए हमने नेट में क्या डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा GNPFC। ठीक है,
GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फिर इसको NDPFC से हम निकालेंगे। ठीक है, ग्रॉस है यानी कि डेप्रिसिएशन प्लस होगा, यहाँ पे नेशनल भी आया और यहाँ पे डोमेस्टिक है तो यहाँ पे NFIA भी प्लस होगा। ओके, फिर आपका लास्ट आ जाता है एट्थ NNPFC। ओके, तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से हम यहाँ पे NDPFC लिखेंगे। नेट नेशनल और डोमेस्टिक, इसलिए नेशनल है तो हमारा NFIA प्लस होगा। ठीक है, मैं आपको 2 दे देती हूँ, आप ट्राई कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ FC से MP में कैसे जाते हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं, जैसे हम NDPFC इज इक्वल्स टू GNPMP। ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूं मैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर नेट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नेट है, यहाँ पर ग्रॉस है, तो नेट में अगर आपको आना है तो आपको क्या करना था? नेट में आने के लिए आपको करना था, आपको डेप का इस्तेमाल करना था नेट में आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे यहाँ पे नेट दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रॉस है तो आपने क्या किया? डेप का इस्तेमाल किया। ठीक है, डेप को माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक में आना है, अगर आपको नेशनल में से अगर आपको डोमेस्टिक में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? NFIA भी माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने कहा था डोमेस्टिक में हम अब्रॉड से आई हुई इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपका FC यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आपका MP है। ठीक है, MP से अगर आपको FC में जाना है तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे यानी कि NIT जो था उसको माइनस करना था। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि सारी चीजें माइनस में आई हैं, सारी चीजें प्लस में आई हैं, बस आपको जो है प्लस माइनस लगाना है उस हिसाब से। ठीक है, फॉर्मूला जिस हिसाब से आप बनाते हो। ठीक है, अब मैं आपको दे देती हूँ, करके देख लेना, ट्राई करके देख लेना। ठीक है, तो इससे ले लेते हैं आपका NNPMP इज इक्वल्स टू GDPMP। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा आपका हो जाएगा GNPFC इज इक्वल्स टू GDPMP। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए, GDPMP। ओके, मे भी आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपका डाउट जो है क्लियर कर दूंगी, बिकॉज ये चीज जो है सेम भी है नेक्स्ट चैप्टर में, इसलिए मैं इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ, बिकॉज नेशनल इनकम वाला जो यूनिट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए बोर्ड्स में। ठीक है, अगर नहीं समझ आया प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको जो है और डिटेल में और अच्छे से जो है उसे बता दूंगी। ठीक है, आगे चलते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो अब आपका टॉपिक आता है नॉमिनल एंड रियल GDP। ओके, नॉमिनल GDP इज इक्वल्स टू Q इंटू P। ठीक है, एंड रियल GDP इज ऑल्सो Q इंटू P। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो देख लो। क्वांटिटी दोनों में सेम है कि मतलब Q का मतलब दोनों में सेम है। क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, सेम रियल GDP में है। क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे प्राइस जो है उसमें आपकी वजह से उसके चेंज की वजह से यहाँ पर रियल एंड नॉमिनल का जो है वर्ड्स है यहाँ पे। ठीक है, नॉमिनल में प्राइस जो है वो सेम रहेगा जो उस अकाउंटिंग ईयर में चल रहा होगा, जिस अकाउंटिंग ईयर की हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, प्रेजेंट में। ठीक है, ठीक है, और जो प्राइजेस हैं रियल GDP में उसमें हम बेस ईयर के प्राइजेस को लेते हैं, प्राइजेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर क्या होता है? जिस ईयर से हम जो हमने 2 ईयर्स लिए हैं। ठीक है, मान लो एक हमने लिया है 2005 ऊपर लिया है और यहाँ पे लिया हमने 2010। अब ये तो बेस ईयर होने से रहा। ठीक है, तो 2005 से हम 2010 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, 2010 से 2005 को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि 2005 पहले आता है 2010 से। ठीक है, तो बेस ईयर वो होता है जिससे हम दूसरे ईयर को कंपेयर करते हैं। ओके, तो बेस ईयर के प्राइसेस लिए जाते हैं इसमें। ठीक है, कैसे लिए जाते हैं, क्या लिया जाता है, कैसे बनता है टेबल वगैरह बता दूंगी मैं आपको। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, एक्सप्लेन रियल एंड नॉमिनल GDP विद द हेल्प ऑफ एन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ आप पूछ सकते हैं रियल एंड नॉमिनल GDP को, या फिर मैं बोलूँ सीधा सीधा पूछ सकते हैं
कि डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अगर मैं आपको दोनों ही बताऊंगी, आपको डिफरेंशिएट करके भी बताऊंगी और मैं आपको जो है न्यूमेरिकल एग्जांपल भी बताऊंगी। अगर आपको जो है आंसर अपने क्वेश्चन के हिसाब से लिख के आना है। ठीक है, अगर पूछता है कि एक्सप्लेन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके आना है। अगर डिफरेंशिएट पूछता है तो आपको जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो नहीं करना है जो मैं बताऊंगी, सिर्फ डिफरेंशिएट आपको करके आना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी आपका आता है डिफरेंशिएशन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी के बीच में। ठीक है, रियल जीडीपी यानी कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, इसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है क्योंकि हम बेस ईयर का लेने वाले हैं। अब आप क्वांटिटी की बात करो, चाहे बेस ईयर वाली की या फिर जो आपका काउंटिंग ईयर है उसकी क्वांटिटी की बात करो, जो प्राइस आपका वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइस। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चन में बोला जाए एक्सप्लेन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड जीडीपी एट करंट प्राइस। ठीक है, रियल नॉमिनल से ना बोला जाए। ठीक है, पहला आ जाता है इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, इसको एस्टिमेट किया जाता है बेस ईयर प्राइस से। अभी जो डेफिनेशन है वो सेम है, बस यहां से बदल जाएगी ये लाइन दोनों में ही, एज एस्टिमेटेड एट बेस ईयर प्राइस, और यहां पर हो जाएगा एज एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइस। ठीक है, डेफिनेशन क्या है वो देख लो। मार्केट वैल्यू जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जिनको प्रोड्यूस किया गया है डोमेस्टिक टेरिटरी में अकाउंटिंग ईयर के अंदर। ठीक है, सेम डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप पीछे भी काफी बार पढ़ ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है इट कैन इंक्रीज ओनली व्हेन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज इन द इकोनॉमी। अब जो हमारा प्राइस है वो इंक्रीज तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो आपकी जो इसकी वैल्यू है, जो आपकी मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है, फिर बोलूं जो आपका लास्ट वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो कब बढ़ेगी। ठीक है, प्राइस तो बढ़ नहीं रहा, प्राइस कांस्टेंट है। जब आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी ना तब इसके प्राइस को ओनली इंक्रीज किया जा सकता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले आपकी क्वांटिटी 10 थी, प्राइस 5 था, कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, अब आपका प्राइस तो सेम रहेगा पर ये 50 कब बढ़ेगा, जब ये बढ़ सकता, तो भी 20 कर दो इसे। ठीक है, कितना हो गया 100। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट कैन इंक्रीज, नॉमिनल वाले में इट कैन इंक्रीज इफ प्राइस लेवल राइजेस इवन व्हेन देयर इज नो इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है, ऐसा ही सेम एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेके बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 10 into 5 इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, क्वांटिटी चेंज होगी आपकी, या फिर मैं बोल दूं अगर नहीं भी हो, ठीक है, प्राइस आपका चेंज हो गया, 10 into 10 100 आ गया। ठीक है, अगर आपकी क्वांटिटी भी चेंज होती है तो और ज्यादा वैल्यू मतलब जो है राइज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हुआ है कि प्राइस का जो है वो तो राइज होता ही होता है, क्वांटिटी में अगर राइज ना भी हो तो प्राइस के चेंज की वजह से इसमें चेंज आएगा। इट इज नोन एज रियल जीडीपी, या फिर बोलो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ये मैंने इसलिए लिखा है, अगर आपको कांस्टेंट प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है पूछने में तो आपको इट इज नोन एज रियल जीडीपी लिखना है। अगर आपको रियल जीडीपी ऊपर दिया हो तो यहाँ पे लिखना है आपको इट इज नोन एज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, सेम इसका इट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी या फिर जीडीपी एट करंट प्राइस। लास्ट पॉइंट आता है इट इज अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। रियल जीडीपी जो है आपका वो गुड मेजर है पीपल्स के वेलफेयर को मेजर करने का, मतलब गुड तरीका है, अच्छा तरीका है लोगों के वेलफेयर को मेजर करने का। और ये क्या है, नॉमिनल जीडीपी वो एक अच्छा तरीका नहीं है लोगों के वेलफेयर के लिए। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल को देख लेते हैं एक बार। तो अब ये न्यूमेरिकल एग्जांपल है। अब क्वेश्चन जो है काफी बार आपको नॉर्मली न्यूमेरिकल वाला पूछ लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल न्यूमेरिकल। ठीक है, क्वेश्चन दिया होगा आपको, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, कोई अच्छा सा हो तो बुक में। अब बुक में जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉर्मल न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि पहले एक्सप्लेन करो फिर न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली एक न्यूमेरिकल दिया हुआ आपको करने के लिए। तो यहाँ लिखा है फाइंड नॉमिनल जीडीपी इफ रियल जीडीपी इज इक्वल टू 240। ठीक है, रियल जीडीपी हमारी जो है वो 240 है, लिख लेते हैं। ठीक है, और प्राइस इंडेक्स क्या है, पीआई यानी कि 120 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं।
तो ये फॉर्मूले होते हैं हमारे इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर रियल जीडीपी जो है इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन पीआई। पीआई है प्राइस इंडेक्स, ठीक है, प्राइस इंडेक्स है। अब पीआई का क्या फॉर्मूला होता है वो भी मैं आगे बता दूंगी। बेसिकली मेन फॉर्मूला आपका यही है और इससे आपके सारे फॉर्मूले जो हैं बन रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको साइड में ले जाओ, डिवाइड मल्टीप्लाई में ले जाओ तो आपका दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। बात करें अगर आप पीआई का फॉर्मूला बनाते हो तो पीआई का हो जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। उसे हम पीआई नहीं बोलेंगे, उसे हम जीडीपी डिफ्लेटर बोलेंगे, ओके। तो फॉर्मूला ये है हमारा। तो हमें रियल जीडीपी दी हुई है तो हमें क्या निकालना है, नॉमिनल जीडीपी निकालना है। फॉर्मूला आपका नॉर्मली मैं एग्जांपल में नहीं आता ये, पर आपको फॉर्मूला जरूर लिख करके आना है एक्सप्लेन करने के बाद, या फिर मैं बोलूँ आपको न्यूमेरिकल लिखने के बाद आप ये फॉर्मूला जरूर लिख देना नीचे, इंप्रेशन बढ़ता है कि आपको पता है, ठीक है, ये चीज देखकर आपने सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब नॉमिनल जीडीपी आपको निकालनी है। हमारी रियल जीडीपी 100 थी, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं एग्जांपल। रियल जीडीपी हमारी 240 थी, ठीक है। 100 इंटू मल्टीप्लाई में आ रहा है और इंटू में आ रहा है आपका 120 पीआई, ठीक है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 24 इंटू 12 इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी आपका आ जाता है इज इक्वल्स टू 288, ओके। 288 आपका नॉमिनल जीडीपी निकल के आया है, ठीक है। अब मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल बताया था कि अगर कोई न्यूमेरिकल आता है नॉर्मली बिना ऐसे क्वेश्चन के बजाय, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जांपल की बात करते हैं हमारे, तो अब हम यहाँ पे ईयर ले लेंगे, ठीक है। 2 ईयर लेने, बिकॉज एक हमारा बेस ईयर होगा और एक हमारा करंट वाला होगा, ठीक है। बेस ईयर मान लेते हैं हमने 2010 लिया है, ठीक है, और करंट ईयर मैंने लिया है 2021, ओके। प्राइस इस टाइम पे थे हमारे 35 नहीं, थोड़ा वैसी वैल्यू रख लेते हैं, थोड़ी कॉमन सी, ठीक है, 30 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके प्राइस 30 थे, करंट ईयर में आपके प्राइस आते आते हो गए आपके यहाँ पे 50, ठीक है। चेंज तो आएगा भाई, बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। अब क्वांटिटी में यहाँ पे ले लेते हैं, पहले 20 क्वांटिटी थी, अब 20 आ गई है, ठीक है। अब रियल कैसे निकालेंगे, रियल निकलेगी बेस ईयर पर। यहाँ पे 2010 का तो कोई बेस ईयर मैंने नहीं लिया है, ठीक है। तो जो है नॉर्मली उसी को जो है पुट कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई करके, 30 इंटू 10 इज इक्वल टू 300। नॉमिनल का भी सेम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं 2021 में है, तो अब रियल के लिए मेरे पास बेस ईयर है, ठीक है। तो मैं प्राइस जो है बेस ईयर वाला यूज करूंगी और क्वांटिटी जो है अभी वाली आएगी, जो आपका करंट ईयर है 2021, 30 इंटू 20 वाले आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 600 आ जाएगा, ओके। और नॉमिनल में जो है आपका जो है करंट प्राइस ही आपको लेना है, इसलिए 50 आपका प्राइस लेना है। 50 इंटू 20 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना, यस 1000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना, ये पूरा जो आपको न्यूमेरिकल जो है, ठीक है। और इसके बाद फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख देना है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन पीआई इंटू 100, ऐसे करके आपको जो है एग्जाम में करके आना है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्लास टॉपिक जो हमारा बचा है बस वैसे कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम पीआई को लेते हैं, ठीक है, पीआई को अगर हम निकालेंगे, पहले हमने रियल एंड नॉमिनल को साइड में लिया था तो उसको हम उसी नाम से बुला रहे थे, मगर अगर हम पीआई को लेते हैं, पीआई का फॉर्मूला निकालते हैं तो उसको हम जीडीपी डिफ्लेटर बोलेंगे, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है, कोई अलग से नहीं आया है, ठीक है, सेम वही है। पहले अपने रियल नॉमिनल को वहीं से निकाला, पीआई को भी वहीं से सेम निकालना, उसी फॉर्मूले में से हमने पीआई को भी निकाला है, ठीक है। इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस, यानी कि नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस अंडर, अगर हम रियल जीडीपी या फिर नॉमिनल जीडीपी किसी के भी फॉर्मूले से अगर पीआई को निकालते हैं तो सेम रेशियो में ही आएंगे दोनों, ओके। तो नॉमिनल जीडीपी अपन रियल जीडीपी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, प्राइस इंडेक्स जो होता है इन दोनों के बीच का रेशियो होता है, इंटू 100 लगा दें, क्योंकि आपको याद हो रियल और नॉमिनल वाले में भी 100 जो है था, तो उसको रिप्लेस करने के बाद भी, डिवाइड मल्टीप्लाई में ले जाने के बाद भी यहाँ पे इंटू 100 आएगा, ओके। अब हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है जीडीपी एंड वेलफेयर, ठीक है। रियल जीडीपी जो है गुड मेजर था, एक वेलफेयर जो पीपल्स के वेलफेयर को मेजर करने का, ठीक है। तो रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। रियल जीडीपी जो है कंसीडर किया जाता है इंडेक्स की तरह कंसीडर किया जाता है पीपल्स के वेलफेयर का,
ठीक है। वेलफेयर जो है पीपल्स का, वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। अब वेलफेयर उनका कैसे मेजर किया जाए कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है हर एक इंसान के पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अब लास्ट हमारे आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर। ओके, इसमें क्या रहता है कि हमारी जीडीपी तो इंक्रीज होगी पर जो वेलफेयर है, ठीक है, वो इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। जीडीपी आपकी हर बार इंक्रीज होगी, ठीक है। ये चार वो कंपोनेंट है जिनमें जीडीपी इंक्रीज होती है मगर वेलफेयर इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। पहला आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, ठीक है। एग्जाम्पल देके बताती हूँ, जैसे एक सर्जन है, उसको एक सर्जरी करने का दिन में 50,000 मिलता है। वहीं पर अगर मैं किसी वर्कर की बात करूं तो वो शायद ही पूरे साल में 50,000 कमाता होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इनकम है, इसकी वजह से हमारी जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, इसलिए वेलफेयर जो है वो कम हो रहा है। और ये तो हमेशा रहेगा बिकॉज हम किसी वर्कर को एज ए सर्जन नहीं ट्रीट कर सकते हैं इनकम के मामले में अगर बात की जाए तो, ठीक है। सेकेंड आता है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि आपके डिफेंस मटेरियल्स हैं, उन्हें बनाया जाता है, ठीक है। उनकी वजह से आपका कोई डायरेक्ट वेलफेयर नहीं हो रहा है बट हाँ आपका जो है इनडायरेक्टली उसमें वेलफेयर जो है आपका होता है, ठीक है। इसमें डिफेंस वाला आ जाएगा। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं तो इसमें वो हो जाएगा सिगरेट वगैरह जिनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसमें आपका आप इंक्रीज कर रहे हो जीडीपी, ठीक है, उसका जो है एक योगदान है, ठीक है। उसकी वजह से जीडीपी इंक्रीज हो रही है, उसका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो है इंक्लूड होता है, ठीक है। प्राइस आपने अभी डेफिनेशन मैंने आपको बताया था पीछे भी, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो वो भी एक इसका एग्जांपल आ जाता है बट उसकी वजह से कोई वेलफेयर नहीं हो रहा है सोसाइटी का, ठीक है, वो जो है हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। थर्ड आता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जैसे कि आपका बार्टर सिस्टम था, जब तक मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं था तब तक आप बार्टर सिस्टम करते थे, ठीक है। और जो है पेमेंट्स को जो है आगे कर दिया जाता था और कोई एक वैल्यू नहीं थी कि आप किस चीज को लेके क्या पेमेंट करने वाले हो, ठीक है। तो ये भी एक जो है आपका लिमिटेशन है, ठीक है। तो इसमें ये भी आपका, इसमें जीडीपी भी इंक्रीज हो रही है पर जो है आपका वेलफेयर वो इंक्रीज नहीं हो रहा था। फोर्थ आ जाता है एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज के गुड और बैड इम्पैक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे किसी और की वजह से, ठीक है। अब एक्सटर्नैलिटीज में जैसे मैं ले लूं एक गार्डन है, नहीं गार्डन का अच्छा नहीं लगेगा। अब मान लो आप, ओके फाइन, बुक का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि दूसरा अगर मैं बताऊंगी तो वो थोड़ा सा ज्यादा वैसा हो जाएगा, ठीक है। बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक एक्स है, अगर कोई पर्सन है एक्स, वो गार्डन को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो गार्डन में क्या है, दूसरा पर्सन है वाई, वो भी आ रहा है, ठीक है। अब पूरा एक पार्क है, ठीक है, उसको कोई एक पर्सन मेंटेन कर रहा है पर उसमें आ तो बहुत सारे लोग रहे ना, तो ये गुड इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। बट अगर वहीं पे मैं बैड इम्पैक्ट की बात करूं, ठीक है, ये गुड इम्पैक्ट हो गया आपका। वहीं पे अगर मैं बैड इम्पैक्ट की बात करूं तो मान लेते हैं आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर आपके बगल में आगे पड़ोस में पूजा नाम की लड़की, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो वो आपका बैड इम्पैक्ट हो जाएगा। सॉरी मैंने थोड़ा मजाक के वे में बताया बट ये बैड इम्पैक्ट हो जाएगा, ओके। जीडीपी इंक्रीज हो रही है, आप अभी भी काम कर रहे हो, ठीक है ना, आप कमा रहे हो बट आप फिर भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो एक एक्सटर्नैलिटीज का हो जाए, गुड एंड बैड इम्पैक्ट जो होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे, ठीक है। अब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे जो है बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है पूजा की वजह से, ठीक है। सॉरी पूजा भाई, नाम आ गया मेरी जुबान पे तो ले दिया, बुरा मत मान जाना, ठीक है। तो ये एक्सटर्नैलिटीज में आ जाता है गुड और बैड इम्पैक्ट्स, ठीक है। तो आप ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना बिकॉज नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैंने इसे अच्छे से बताया है और नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो जो है मैं बहुत जल्दी डाल दूंगी। सो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।